गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज इस नए चैप्टर को एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और एक ही वीडियो में आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो डाउट आपका क्लियर होगा। तो चैप्टर है बच्चों, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो इसके पहले जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने वैद्युत के बारे में पढ़ा था, है ना। और वैद्युत में हमने ये पढ़ा था कि जो आवेश होता है बच्चों वो क्या होता है? स्थिर होता है। यानी आवेश वहां पर गति नहीं करता है, यानी कि दो आवेश स्थिर हैं या दो आवेशों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब है कि वैद्युत चैप्टर में हमने देखा कि आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। ठीक है, यानी कि अपने स्थान पर रुके होते हैं, उसमें कोई गति नहीं होती है। लेकिन अब हम लोग जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में हमको क्या पढ़ना है? गतिमान आवेश, यानी कि जो आवेश क्या करते हैं? गति करते हैं, यानी जो आवेश क्या होते हैं? फ्री होते हैं, गति कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग गतिमान आवेशों के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने स्थिर आवेशों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो जिस प्रकार आप पढ़े हैं कि वैद्युत में कि आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरा आवेश लाने पर उस पर किसी बल का अनुभव होता है। ठीक है, जैसे हमने एक बार, आप थोड़ा से पीछे मैं बता देता हूं कि जैसे कोई आवेश है बच्चों, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर यदि उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है? अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते थे? वैद्युत क्षेत्र कहते थे। ठीक है, ये स्थिर आवेश के परिप्रेक्ष्य में हमने पढ़ा था। अब यहां पर भी हमको पहले टॉपिक क्या पढ़ना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इस चैप्टर की पहले टॉपिक जो है वो क्या है हमारी? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? टॉपिक लिखेंगे आप लोग चुंबकीय क्षेत्र, या जिसे आप कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, ये टॉपिक है, पहले हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम इसको नोट करेंगे। ठीक ना, तो ध्यान पूर्वक आप क्लास को देखिएगा सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक क्या है? चुंबकीय सुई है। ठीक ना, हमारे पास एक चुंबकीय सुई है और उस चुंबकीय सुई को या किसी चुंबक को, ठीक है, जैसे एक हमारे पास चुंबक है, हमने इसको यहां पर रखा और एक चुंबक हमारे पास यहां पर है, ऐसे रखा। तो जब हमने दो चुंबक लिया और उन चुंबक को क्या किया कि किसी बिंदु पर रखा और किसी बिंदु पर यानी चुंबक के पास किसी सुई को ले आते हैं, यानी इस चुंबक के पास हम क्या करते हैं? एक सुई लाते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है? कोई सुई है। और जब हम इस चुंबक के पास एक सुई को लाते हैं, तो सुई को लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सुई जो है एक निश्चित दिशा में क्या होती है? ठहरती है, एक निश्चित दिशा में रुकती है। जैसे ये दो मार्कर हैं मेरे पास, अगर मैं कहूं कि ये चुंबकीय सुई है और इन चुंबकीय सुई को मैं क्या करूं कि एक चुंबकीय सुई को चुंबक से दूर रखूं, यानी इसको चुंबक के पास ना रखूं और इसको मैं चुंबक के पास रखता हूं। तो जब मैं इसको चुंबक के पास रखता हूं तो ये क्या करेगी? चुंबक के पास एक निश्चित दिशा में ठहरेगी और ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है, मतलब इसकी दिशा निश्चित नहीं होगी। लेकिन ये जो होगा, एक जिसको हमने चुंबक के पास में रखा है, चुंबक के पास में रखे चुंबकीय सुई में क्या होती है? एक निश्चित दिशा होती है। मतलब कहने का है कि ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा और ये किसी दिशा में रुक सकता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मैंने ये चुंबकीय सुई लाया चुंबक के पास, तो चुंबक के पास लाते ही
इसमें एक दिशा हो जाती है, एक निश्चित दिशा हो जाती है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। और यहाँ पर कोई चुंबक नहीं है, तो यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो इसमें कोई भी दिशा नहीं होगी, यानी ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें कोई दिशा नहीं निश्चित हो रही है और इसमें दिशा निश्चित हो रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? चुंबक है। चुंबक क्या कर रहा है? उस चुंबकीय सुई पर एक बल लगा रहा है, जिसके कारण वह चुंबकीय सुई क्या होती है? घूम करके एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। आ रही बात समझ में? यानी जैसे ही हमने इस चुंबकीय सुई को चुंबक के पास लाया, तो यह चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आके क्या होगी? रुक जाएगी, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में रुक जाती है। लेकिन ये चुंबक जो है, चुंबक के पास नहीं है, तो इसको जब हम रखते हैं तो इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको समझ में आता है कि जब किसी चुंबकीय सुई को हम लोग क्या करते हैं, किसी चुंबक के पास ले आते हैं, तो चुंबक उस पर एक बल लगाता है, जिसके कारण वह क्या करती है? अपनी दिशा को घुमा करके या एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। आई बात समझ में? चलिए, अब अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो क्या ये पूरा होगा? यानी जैसे यहाँ पे चुंबक रखा है तो इस पर भी लगेगा? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबक जो होता है, उस चुंबक के चारों ओर का, यानी चुंबक के चारों ओर, जैसे मैंने एक चुंबक बनाया और ये मैंने कह दिया आपका नॉर्थ, और ये आपका क्या है? साउथ है। एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर? और इस चुंबक के, यानी जो हमने बनाया है, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई बल का अनुभव करती है या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करती है, तो उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। दिख रहा है? मैं हट जाता हूं। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसे क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, या उस पर चुंबकीय प्रभाव का कोई प्रभाव आपको दिखे, तो वह क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई बात समझ में? यानी आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि अगर एक चुंबक है हमारे पास NS, यानी ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, तो जब हम इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र लेंगे, यानी जिसमें किसी चुंबकीय सुई को रखने पर, चुंबकीय सुई रखने पर क्या हो? चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो, यानी यह चुंबकीय सुई पर एक आघूर्ण, यानी एक बल आघूर्ण आरोपित होता हो, यानी कि इस चुंबक के कारण इस चुंबकीय सुई पर जब एक बल लगता हो, तो उस बल को किसके कारण लगता है? इस चुंबक के कारण। और जितने क्षेत्र में ये लगेगा, वह क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण लगता है या बल आघूर्ण के कारण वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है, वह आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा कि ये हमारी चुंबकीय सुई है। ये क्या है? चुंबकीय सुई है। और इसको मैं इसमें ले जाता हूं चुंबक के क्षेत्र में, और जब चुंबक के क्षेत्र में लाएंगे तो ये घूम करके ऐसे हो जाएगी, यानी कि इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा में। मतलब ये घूमी क्यों? क्योंकि इस चुंबक के कारण इस चुंबकीय सुई पर एक बल लग रहा है, जो इसको घुमा करके एक निश्चित दिशा में क्या कर दे रहा है? ठहरा दे रहा है। तो इस बल आघूर्ण यानी किसके कारण लग रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आ रही बात समझ में बच्चों? चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले आप फिगर बनाएंगे ऐसे। ये नॉर्थ हो गया आपका, ये आपका साउथ हो गया। ठीक है? इसमें से बल रेखाएं निकलती हैं बच्चों, जो ऐसे आपकी चलती हैं। ठीक है?
देखिए, तो एक चुंबक है और चुंबक से ये क्या निकल रही है, बल रेखाएं निकल। बल रेखाओं समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक चुंबक है और चुंबक के चारों ओर क्या करिए, आप एक लोहे का बुरादा फेंक दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि वो सभी को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा यानी सभी लोहे को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचने से क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। यानी वह रेखा जो होती है, ये रेखा जो होती है काल्पनिक रेखा होती है। यानी चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि किसी चुंबक के चारों ओर, डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिएगा, किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण, एक बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण, जिसके कारण चुंबकीय सुई, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है। एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, या वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो आपने क्या समझा, यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर, यानी ये चुंबक है हमारा और इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र में रखी चुंबकीय सुई घूम करके एक निश्चित दिशा में ठहरती है, क्या कहलाता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक ना बच्चों, क्लियर है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी को समस्या हो तो बताइए। नहीं है, चलिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए, या चुंबक जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाए, वह आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर आप दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें, जिसमें चुंबकीय प्रभाव का, जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चले, तो उम्मीद कर रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों कि एक चुंबक है और उस चुंबक के क्षेत्र में जब हम एक चुंबकीय सुई को लाते हैं तो वह चुंबकीय सुई पर एक बल लगता है और वह बल उसको क्या करता है, घुमा देता है। यानी जैसे चुंबक
है उसमें हमने चुंबकीय सुई को लाया तो उसकी दिशा कोई नहीं है, और जैसे ही हम चुंबक के क्षेत्र में आएगा वो, तो उस पर एक बल लगेगा और बल लगने के कारण वह क्या होगी, घूम जाएगी और घूम करके उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकेगी, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। तो इसके कारण यानी चुंबक के कारण जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर, सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो अगर क्लियर है तो एक चीज बताइए, क्या हमारी पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र का कार्य करती है या चुंबकीय क्षेत्र की श्रेणी में रख सकते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या हमारी पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र है या पृथ्वी चुंबकत्व है, तो हाँ, पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति ही कार्य करती है, क्योंकि हमेशा इस पर जब आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो आप देखेंगे उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की दिशा में ही जाके रुकेगा या ठहरेगा। ठीक है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी भी हमारी क्या है, एक चुंबक। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र लिखना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मेरे साथ साथ अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी सेकेंड टॉपिक, ओस्टर्ड का प्रयोग, यानी ओस्टर्ड का प्रयोग क्या होता है। का प्रयोग, तो बच्चों ओस्टर्ड जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आप क्लास को देखते हैं ध्यानपूर्वक और अगर आपका कोई डाउट होता है तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर आप अपने डाउट को लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी आपको डाउट क्लियर कर दूंगा और फिर आने वाली क्लास अगली क्लास में आपके उस डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड क्लास है तो आप लाइव नहीं पूछ सकते हैं मुझसे अभी। तो इसलिए स्क्रीन पे जो नंबर आपके आ रहा है उस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या आपकी होती है, इवन मैथ या फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या आपको होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए समझते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग है क्या। तो ओस्टर्ड क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। ओस्टर्ड क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने बताया था, ओस्टर्ड ने, कि विद्युत और चुंबक के मध्य, यानी इसके पहले हमने विद्युत पढ़ा है, विद्युत और चुंबक के मध्य एक संबंध को बताता है, यानी विद्युत और चुंबक के मध्य क्या बताता है, ये एक संबंध को बताता है। आप ऐसे समझिए, विद्युत और चुंबक दो है, क्योंकि हम ये चुंबक पढ़ रहे हैं और इसके पहले हमने विद्युत पढ़ा है। तो विद्युत और चुंबक के मध्य एक संबंध को बताते हैं ओस्टर्ड अपने प्रयोग में, यानी इस प्रयोग में इन्होंने किसके बारे में बात किया है, विद्युत और चुंबक के बारे में। उन्होंने विद्युत और चुंबक के बारे में एक प्रयोग किया है और उस प्रयोग को ही हमको समझना है। पहले मैं आपको प्रयोग क्या किया है ये बताता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है। चले, तो ओस्टर्ड ने किया क्या बच्चों, एक चालक तार लिया। ओस्टर्ड ने क्या किया, एक चालक तार लिया। मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है ए बी, एक चालक तार ए बी है, और इसमें उन्होंने क्या किया, एक बैटरी को लगाया और एक कुंजी को लगाया, ठीक है। ये क्या है आपका चालक तार, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ये आपकी बैटरी हो गई और ये आपकी क्या हो गई, कुंजी हो गई, ठीक है। उन्होंने एक और चालक तार लिया ए बी, और इसमें भी उन्होंने सेम बैटरी लगाया और एक कुंजी लगाया। चलिए, एक चालक तार और लेते हैं ए बी, ठीक है बच्चों। तो हमने
एक चालक तार ये भी लिया, एक बैटरी लगा दिया और एक कुंजी लगा दिया। यहाँ पर भी एक चालक तार, एक बैटरी और एक कुंजी, और यहाँ पर भी एक चालक तार, बैटरी और कुंजी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस चालक तार के समांतर, चालक तार के समांतर एक चुंबक को रखा। यानी चालक तार के समांतर क्या रखा, एक चुंबक को रखा उन्होंने। यानी यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक चुंबक को रखा है ऐसे, ठीक है। और इस चुंबक को जब उन्होंने रखा, देखिए ये हमारा एक चुंबक है, ठीक, चालक तार के समांतर है। और यहां पर भी उन्होंने एक चालक तार के समांतर चुंबक को रखा, ठीक है। चालक तार के समांतर क्या रखा, एक चुंबक को रखा। ठीक, और यहां पर भी एक चुंबक को रखा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, हमने 3 चालक तार लिया और चालक तार में बैटरी और कुंजी लगा लिया, और इनके समांतर हमने क्या रखा है, चुंबक को रखा है, ठीक है। अब देखिए तीनों में अंतर क्या है, अंतर को पहले समझिए। ये चालक तार है, यहाँ पर कुंजी क्या है, खुली हुई है। यानी जब कुंजी खुली हुई है तो इस चालक तार में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। मतलब कि जब चालक तार की कुंजी क्या होगी, खुली होगी, तो बैटरी से धारा ही नहीं निकलेगी, और जब बैटरी से धारा नहीं निकलेगी कुंजी के खुली होने पर, तो चालक में जब कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अर्थात इसमें, इसके चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। यानी जैसे ही चुंबकीय सुई आपकी कुंजी खुली है, तो इसके चालक तार के समांतर रखा हुआ जो चुंबक है बच्चों, ये आप देखिए इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये जैसा का तैसा पड़ा है, ठीक ना। यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्तर उत्तर में है, दक्षिण दक्षिण में है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि जब कुंजी हमारी खुली होती है तो चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। आई बात समझ में। जैसे ये चुंबक, चुंबकीय सुई रखी है और एक बैटरी लगाया हमने, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। और जब इसमें कुंजी क्या है, आपकी ओपन है, कुंजी खुली है, तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसके चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये बात समझे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने कुंजी को बंद किया, देखिए कुंजी आपको सटी हुई दिख रही है, यहाँ पर कुंजी खुली हुई दिख रही है। कुंजी जैसे ही बंद होगी, कुंजी के बंद होने से इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो जाएगी। क्या प्रवाहित हो जाएगी, धारा। और जैसे ही इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, इस चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी चुंबकीय सुई में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। यानी जैसे ही कुंजी बंद हो गई हमारी, चालक तार में क्या प्रवाहित हुआ, धारा, और धारा प्रवाहित होने से इस चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई अपनी दिशा क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कुंजी बंद होती है तो चालक तार में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, और चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए प्लस इधर है, माइनस इधर है, और यहां पर देखिए बैटरी को हमने उलट दिया, यानी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, और कुंजी बंद है तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, लेकिन धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि आप सबको पता है जो धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो जैसे ही हमने इस बैटरी की दिशा को क्या किया बच्चों, परिवर्तित किया, तो जब परिवर्तित किया तो इसके धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और धारा की दिशा बदल जाने से इसके चुंबकीय सुई की भी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। यानी चुंबकीय सुई की भी दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी चुंबकीय सुई की दिशा भी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, जब धारा प्रवाहित होना शुरू होगा बैटरी से विपरीत दिशा में, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जब कुंजी खुली है तो चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और धारा प्रवाहित ना होने से चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही कुंजी बंद होती है तो चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। और जब चुंबकीय सुई में
हम देखते हैं कि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय सुई की भी दिशा क्या होती है बच्चों, बदल जाती है। तो इस प्रयोग को किसने किया, ओस्टर्ड ने। और उस ओस्टर्ड ने इस प्रयोग के करने के बाद उन्होंने यह बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी भी चालक तार में क्या होगी, धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही तो समझ में आया, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा तो सुई में तो कोई विक्षेप नहीं होगा ना। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको। चलिए, हमने क्या कहा कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने से चालक में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही यह सुई क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही हैं। ठीक ना। तो ओस्टर्ड ने यह प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के चुंबकीय चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही वह चुंबकीय सुई क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। क्लियर, उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया। बोलिए। चलिए आ गया, तब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक ना। पहला क्या लिखेंगे बच्चों इसके लिए, देखिए, जब कुंजी खुली होती है तो चालक तार में, तो चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। जब कुंजी की क्या होती है, खुली होती है, तो चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती, यानी कि प्रवाहित नहीं होती, तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं करती होती। तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता। ठीक है, ये हमने समझा पहला। दूसरा हमने क्या समझा बच्चों, कि जब कुंजी बंद की जाती है, जब कुंजी बंद की जाती है तो चालक तार में धारा प्रवाहित हो जाती है, धारा प्रवाहित होती है, जिससे जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, जिससे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, ये दूसरा है। और तीसरा में आपने क्या समझा कि जब कुंजी बंद होती है या धारा की दिशा विपरीत हो, ऐसे समझिए, धारा की दिशा विपरीत होने पर, धारा की दिशा विपरीत होने पर चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। ठीक है, तो ये तीनों हमने समझ लिया कि जब कुंजी की हमारी क्या होती है, खुली होती है, तो तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में भी कोई विक्षेप
नहीं होता। और जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। और तीसरा हमने समझा कि जब धारा की दिशा बदल जाए यानी विपरीत दिशा में हो जाए तो चुंबकीय सुई की भी दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके मध्य जो संबंध उन्होंने बताने का प्रयास किया, उन्होंने यही बताया कि जब धारा प्रवाहित होती है चालक तार में, तो जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यानी उसके चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण वह चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। यानी हम ये कह सकते हैं, यानी जब इसकी डिफिनेशन अगर आप यहां लिखना चाहें तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि चालक तार में जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो ओस्टर्ड ने इस प्रयोग के आधार पर यही बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने से ही उस चालक तार में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं सबको? किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा जरूर आप लोग, हम उस चीज को तुरंत क्लियर करेंगे आपके। ठीक है, चले तो उम्मीद कर रहा हूँ ओस्टर्ड का प्रयोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग, ठीक है, चले लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं कि हमें इसका नोट्स भी मिले प्रॉपर, तो आप मेरे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर नोट्स लिख के शेयर करिएगा और अपना क्लास लिखिएगा। मैं आपको इसके नोट्स को भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोसेवर्ट कौन है बच्चों? ये दोनों लोग दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, यानी बायो अलग हैं और सेवर्ट अलग हैं। और इन्होंने क्या बताया है कि कोई धारावाही चालक तार है और धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या वो उसका डेरिवेशन क्या है। ठीक ना, हम ये समझेंगे कि जब किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। इसको समझिएगा, मैं साइड में हूं। जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने अभी पढ़ा ओस्टर्ड के प्रयोग में। ओस्टर्ड के प्रयोग में हमने पढ़ा ना कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ओस्टर्ड के प्रयोग में हमने ये सीखा, और उसी को फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने एक नियम दिया, जिसे हम लोग बायो सेवर्ट के नियम नाम से जानते हैं। और हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि क्या ये नियम कहता है। चलिए पहले समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चालक तार है बच्चों, हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। ठीक ना, हमारे पास क्या है, एक चालक तार है और इस चालक तार में आई धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है। चालक तार में, पूरे चालक तार में क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक चालक तार है और इस तार में धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई। अभी हमने आपको बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब वह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कितना है, निकालेंगे हम लोग। ठीक है,
तो अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं और इसका हम एक लघु अवयव लेते हैं, मान लीजिए हम पूरे तार के लिए नहीं, इसके अल्पतम भाग को अभी लेके चलते हैं, फिर उसको हम लोग समाकलन करके पूरे के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसका मैं एक लघु अवयव लेता हूं, ये, ठीक, और इसकी जो लंबाई है बच्चों वो मान लीजिए डी एल है, यानी पूरे चालक तार की लंबाई क्या है, यल है। पूरे चालक तार की लंबाई क्या है, यल है। और जो मैं ये अल्पतम भाग लेता हूं, और इस अल्पतम भाग की लंबाई क्या है, डीएल है। और डीएल के चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें मान लीजिए क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। हमने अवयव की लंबाई dl लिया और dl से चुंबकीय क्षेत्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में, बोलिएगा जहां पे समस्या होगी। यानी dl के r दूरी पर एक बिंदु P लिया, जिस पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। और ये जो अवयव है, अवयव से इसके बीच का कोण बच्चों हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। अवयव से इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। और इसके बीच की दूरी क्या है, आर है। और इस पूरे चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई हो रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों, चलिए, आ रही है तो अच्छी बात है। अब इसी पर हमको क्या निकालना है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बिंदु P पर। बिंदु P पर ही हमको क्या निकालना है, P पर। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है गोले में, और यहाँ पर देखिए डॉट का निशान लगाया है। इसका इसका मतलब ये है कि जो क्रॉस है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर से दिशा को बता रहा है, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की दिशा को बता रहा है। ठीक ना, इस चीज को क्लियर है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि बायो-सेवर्ट नियम के प्रयोग के आधार पर हम लोग ये समझते हैं कि किसी धारावाही चालक, यानी ये एक धारावाही चालक है, कि लघु अवयव डीएल के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी हम क्या लिखेंगे, किसी धारावाही चालक तार किसी धारावाही चालक तार के कारण, या ऐसे लिखे, किसी धारावाही चालक तार के लघु अवयव, लघु अवयव डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय, उत्पन्न, ऐसे लिखिए, के कारण उत्पन्न बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यानी कि जो हमने चालक तार लिया है जिसकी लंबाई L है, जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I, और इसका एक लघु अवयव हमने लिया DL, और इस DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो धारा दिख रही है, एक तो आर दिख रहा है, आर जो है इस अवयव से इस बिंदु P के बीच की दूरी है, और डीएल क्या है, इस अवयव से इसके बीच की दूरी की जो लंबाई है, इनके बीच बनने वाला कोण है। और डीएल क्या है, इस अवयव की लघुत्तम दूरी है या फिर लघुत्तम अवयव का मान है। और डीबी क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब इस अवयव के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, मतलब क्या क्या उस पर प्रभाव डालेगा। तो समझिएगा, पहली बात तो ये कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र
अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I के क्या होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि इसमें धारा यदि I प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बच्चों, dB प्रोपोर्शनल टू I होगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार में प्रवाहित जो धारा होती है वह धारा उसके चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका मतलब कि यदि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, बढ़ेगी। ये हमने ओस्टर्ड के प्रयोग में आपको बताया अभी, ठीक ना, कि जैसे जैसे किसी चालक तार में धारा का मान बढ़ता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या आपने समझा कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा जो है वह उसके चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। दूसरी बात आप समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह उसमें अवयव की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उस अवयव की लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि अवयव की लंबाई बड़ी है यानी चुंबक यहाँ पे तार की लंबाई क्या है, बड़ी है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, अनुक्रमानुपाती होते हैं। चले दूसरी के बाद तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, तीसरी बात क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बनने वाले कोण जो है, थीटा जो है, उस थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यानी डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी डीबी इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। और चौथी बात ये होती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वह उसमें अवयव की लंबाई से बिंदु P के बीच की जो दूरी r है उस दूरी r के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जितना आप ऐसे समझिए ना कि चालक तार है, चालक तार के चारों ओर तो ही चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन जितना इसके पास आएंगे क्षेत्र क्या होगा, मजबूत होगा। और जैसे जैसे इससे दूर आप बढ़ेंगे, दूर जाते हैं, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इस चुंबक का एक क्षेत्र निश्चित होता है ना। और जब चुंबक का क्षेत्र निश्चित होता है तो इससे दूर जाने पर इसका क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है, कम होता है। आ गई बात समझ में। तो पहला आपने क्या समझा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती। दूसरा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अवयव की लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती। और तीसरा, उसके बीच बनने वाले कोण की ज्या के क्या है, अनुक्रमानुपाती। और बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब इन चारों को यदि क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, चारों को क्या कर दें हम, मिला दें, इन चारों को आप मिला दीजिए। तो dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर क्या बन के आएगा, dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर क्या बन गया, dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। इस संबंध को ही बच्चों क्या कहा जाता है, बायो सेवर्ट का संबंध कहा जाता है। इस संबंध को ही बच्चों क्या कहते हैं आप, बायो सेवर्ट का संबंध कहते हैं। क्लियर। चलिए, यदि चालक निर्वात या वायु में स्थित है, यदि चालक किसमें है, निर्वात या वायु में है, नीचे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि चालक हमारा जो है, यदि चालक निर्वात या वायु में स्थित है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यदि चालक निर्वात या वायु में स्थित है तो dB और प्रोपोर्शनल हटाएंगे बच्चों
तो एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, यानी डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, इसके बाद देखिए इसका जो मात्रक होता है बच्चों वो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, ये फार्मूला है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या इसको हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं आप, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, टेस्ला कहा जाता है। ठीक है, चलिए, म्यू 0 अपान 4 पाई क्या है बच्चों, म्यू 0 अपान 4 पाई क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये म्यू 0 अपान 4 पाई क्या है, तो म्यू 0 अपान 4 पाई यहां लिख देता हूं, ऊपर नहीं दिख रहा है, ठीक, तो म्यू 0 अपान 4 पाई जो है यह क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, यानी म्यू 0 अपान 4 पाई क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, या फिर इसको म्यू 0 अपान 4 पाई को बच्चों, म्यू 0 को हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू 0 को निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे आपने म्यू 0 को पढ़ा था, म्यू 0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, तो उसी तरह म्यू 0 आपकी क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। और म्यू 0 अपान 4 पाई का जो वैल्यू होती है बच्चों, म्यू 0 अपान 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 10 टू द पावर -7 होती है, यानी 10 की घाती -7 होती है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक ना, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये था हमारा बायो सेवर्ट का नियम, जिसको मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यदि हमारे पास एक चालक तार है और उस चालक तार में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो जब चालक तार में धारा I प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसी संबंध में एक नियम दिया बायो और सेवर्ट ने, जिसे हम लोग बायो सेवर्ट नियम के नाम से जानते हैं। अब हमने इसके चालक तार के अवयव में एक अल्पतम लंबाई को लिया dl, और इस dl के कारण किसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक ना, तो पहले तो हमने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसमें प्रवाहित हो इसके अवयव की लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच बनने वाले कोण के भी क्या है, अनुक्रमानुपाती, बट इनके बीच की दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इनके बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इन चारों को हमने मिला दिया है, dB प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। यदि चालक तार निर्वात या वायु में रख दिया जाए तो प्रोपोर्शनल के स्थान पर एक नियतांक लगेगा म्यू 0 अपान 4 पाई, और म्यू 0 अपान 4 पाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, और म्यू 0 जो है निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू 0 अपान 4 पाई का मान क्या होता है, 10 घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है बच्चों। अब हम लोग यहां तक देखने के बाद अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। यहां तक कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा मुझे कल। अब अगली क्लास में हम लोग इनके म्यू 0 और अपसाइलन नॉट में एक संबंध को पढ़ेंगे, और आगे जो भी टॉपिक होगी बायो सेवर्ट नियम से रिलेटेड इनके अनुप्रयोग के बारे में देखा जाएगा, और इसके बीमा को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जरूर आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए रेगुलर काम कर सकूं। और
मैं आपसे वादा करता हूँ आज से आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी। आप नियमित रूप से मेरे साथ जुड़ करके आप अपने सिलेबस को आसानी से और बहुत ही आसान भाषा में पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो कम ही देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर आसानी के साथ जुड़िए और अपने सिलेबस को कवर करिए। धन्यवाद।